नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं विजय डाटा, एमडी विजय सॉल्वेक्स के। हमारे साथ आईएमडी के डीजीएम एम मोहपात्रा हैं। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और ट्रेड बुल्स के भाविक पटेल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर के साथ, और खबर ये आई है कि दालों के बाद अब सरकार खाने के तेल और तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लगाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी कोजिन्सिस के हवाले से ये खबर आई है। और आपको बता दें कि खाने के तेल में 2020 की शुरुआत से ही तेजी का दौर शुरू है। साल भर में करीब 60% तक खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि पिछले दिनों सरकार ने कुछ ड्यूटी भी कट की थी और इंपोर्ट को भी अलाउ किया था, लेकिन चूंकि अब उसके बाद भी दाम बहुत कम नहीं हुए हैं, तो अब हो सकता है कि स्टॉक लिमिट सरकार दालों की तरह तिलहन और तेल पर भी लगाए। ये कोजिन्सिस के हवाले से खबर आई है, और कोजिन्सिस ने इस हवाले को गवर्नमेंट ऑफिशियल के सोर्सेज से कोट किया है। मतलब सरकारी सूत्रों से, पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इस तरह का फैसला हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय डाटा हैं, एमडी है विजय सॉल्वेक्स के। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि क्या अभी तेल और तिलहन पर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि क्या तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाना अभी इस वक्त ठीक है क्या? देखिए मृत्युंजय जी, गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों पामोलिन का इंपोर्ट फ्री अलाउ किया है, उस रोज के बाद से पामोलिन के बहुत सौदे हो चुके हैं देश में, जुलाई और अगस्त शिपमेंट के। और ये तेल काफी सारा आने वाला है, और इसके दाम मतलब जो इंडिया में सीपीओ आता है लगभग उसी भाव पे पामोलिन आ जाएगा। लगभग इस तरीके से उसके भाव लगभग बराबर के करीब ही हैं। इसलिए तेलों में अगर ये पामोलिन का इंपोर्ट चालू रहता है, तेलों में तेजी ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है। विदेशों में भले ही तेजी रहे, लेकिन इतना पामोलिन आ जाएगा, मलेशिया इंडोनेशिया से दे देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। आज भी बाजार सारे घटे हुए हैं इंडिया में। और जहां तक स्टॉक लिमिट का सवाल है, देखिए इंपोर्टेड ऑयल जब आते हैं देश में तो वो तेल की आपूर्ति बढ़ाते हैं सिविल सप्लाई के हिसाब से। अगर इंपोर्ट नहीं होगा, आप स्टॉक लिमिट लगा देंगे तो आप देश में तेलों की और शॉर्टेज हो जाने वाली है। अगर इंपोर्ट को बदस्तूर जारी रखना है, चालू रखना है, और देश में तेलों की सप्लाई बढ़ा के रखनी है, तो स्टॉक लिमिट का काम तो बिल्कुल पुराने जमाने के जो 50 साल 40 साल पुराने गंदे सिस्टम होते थे उस तरीके का है। गवर्नमेंट पिछले साल खुद अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है कि हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से निकाल देंगे तेल, सभी चीजों को खत्म ही कर दिया था गवर्नमेंट ने एक तरीके से। इसलिए इस कदम से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये काम गलत होगा और ये बाबूगिरी को और उस तरीके से काम को बढ़ाएगा, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा और तेल उद्योग को खराब ही करेगा। इससे देश को फायदा होने वाला नहीं है। पामोलिन का इंपोर्ट गवर्नमेंट ने खोल दिया है। बांग्लादेश और नेपाल से काफी सारा तेल आने वाला है। इंपोर्ट तो सर होगा, इंपोर्ट, हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन इंपोर्ट को तो सरकार इंपोर्ट को सरकार ने किया ही है, इंपोर्ट तो होना ही है। सरकार का मकसद ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर हो सकता है कि सरकार को ऐसा कोई इनपुट मिला हो कि कहीं पर होर्डिंग हो रही है, और उसको क्योंकि दालों में सरकार ने ये फैसला लिया है, तो माना ये जा रहा है कि तेलों की सप्लाई, मतलब मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बेहतर रहें, उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सीड हो चाहे ऑयल हो, उसको देखते हुए हो सकता है कि ये फैसला हो। तो मैं, ठीक है, आपने कहा कि इससे नुकसान होगा इंडस्ट्री को, आपकी बात जायज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए स्टॉक लिमिट लग जाती है, तो क्या तत्काल प्रभाव से तिलहन और तेलों के दाम कुछ कम होंगे क्या? देखिए ऐसा है, 5-7-10 दिन के लिए तो कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि करीब 30-35% देश में तेल पैदा होता है, बाकी 60-65-70% करीब तेल से हम विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं। दलहन दालों के बारे में बात अलग है, वहाँ 85-90% इंडिया का उत्पादन है। उसमें आप होर्डिंग के बारे में कह सकते हैं कि भाई लोगों ने माल रोक लिया है। तेलों के बारे में ये बात इसलिए नहीं है कि तेल देश में पैदा ही बहुत कम होता है, तो हमको तो इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। अगर हम तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, मान लीजिए एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है ओपन जनरल स्टोर में, ओपन में लाइए तेल,
और उसमें आप स्टॉक लिमिट लगा देंगे तो किस तरीके से शिपमेंट होगा, किस तरीके से माल देश में आएगा और किस तरीके से सप्लाई होगी, तो काम बिल्कुल ही गलत हो, डैमेज हो जाएगा उल्टा काम। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गवर्नमेंट को तिलहन पे कोई स्टॉक लिमिट लगानी चाहिए। हाँ जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन सरकार के अंदर इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। ये खबर हमने आपको दिखाई है, आगे भी हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मानसून की, क्योंकि मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है। हमारे साथ एम मोहपात्रा हैं, डीजीएम है आईएमडी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मोहपात्रा जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि जून में जिस तरह से अच्छी बारिश हुई थी, सरप्लस रेन था, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते ने ही पूरे मानसूनी सीजन के एवरेज को खराब कर दिया है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब तक रिवाइवल की उम्मीद है और कब तक अब मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगा? आपने सही बताया, जब जून महीने में मानसून कंट्री के ऊपर एडवांस कर रहा था, वो तो अच्छी तरीके से एडवांस करते हुए जून 20 तारीख तक ये लगभग 40% एक्सेस रेनफॉल हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे रेनफॉल में डिक्रीज हुआ और स्पेशली लास्ट वीक ऑफ जून में रेनफॉल ज़्यादा तक डिक्रीज हो गया और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अभी तक जो 7 तारीख तक जो आंकड़ा हमारे पास है, इसमें लगभग 46% डेफिशिएंट है जुलाई में। और टोटल रेनफॉल देखें 1 जून से 7 जुलाई तक अभी नॉर्मल है फॉर द कंट्री, मगर 5% बिलो द लॉन्ग पीरियड एवरेज है। मगर खुशखबरी यही है कि जो ये वीक स्पेल चल रहा था फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इसमें अभी इम्प्रूवमेंट होगा। 8 तारीख से साउथ इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में थोड़े से इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे 10 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्ट सेंट्रल इंडिया में बारिश बढ़ने लगेगा। सो देयरफॉर 10 तारीख के बाद मानसून का जो रेनफॉल है फॉर द कंट्री एज ए होल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में अच्छे बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत क्रूशियल होता है खेती के लिहाज से भी, और शुरुआती हफ्ते में 46% कम बारिश हुई है जुलाई के महीने में पहले हफ्ते में। तो क्या सेकेंड हाफ में इतनी बारिश होगी कि पूरे एवरेज को ठीक कर देगा? ये हो सकता है, क्योंकि जो मानसून होता है इसका बहुत लार्ज स्केल वेरिएशन होता है डे टू डे, और अभी जो वीक फेज चल रहा है कंप्लीटली वीक फेज था, ये जो फर्स्ट वीक गया, इसलिए बहुत कम ही बारिश रिकॉर्ड किया गया है। मगर अभी जो सिचुएशन आ रहे हैं इसमें 10 तारीख को जो ईस्टर्ली विंड्स बे ऑफ बंगाल से आते हुए मानसून को सक्रिय करेगा। इसके साथ साथ 11 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया भी बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो रहा है, जो भी मानसून को और ज्यादा एक्टिव करेगा और अच्छा बारिश भी देगा सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री स्पेशली और पेनिनसुलर इंडिया। सो ये कंपेंसेट हो सकता है। फिर भी जो हमारा जो मंथली फोरकास्ट है जुलाई के लिए, वो है कि नॉर्मल मानसून रहेगा और ऐसे ही एवरेज करेंगे। जो हमारा मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम के जरिए हम मंथली फोरकास्ट पहले बार इस साल हम शुरू किए हैं, इसमें ये एवरेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई लगभग 96% आ रहा है, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज से स्लाइटली लेस होगा। अच्छा ठीक है सर, महाराष्ट्र के लिए क्या नया अनुमान है? क्योंकि यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों में मानसून की रफ्तार थमी है, मुंबई में भी बारिश नहीं हो रही है। आमतौर पर इस वक्त में मुंबई में खूब बारिश होती थी, तो यहाँ को लेकर सर कोई नया अनुमान? जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि साउथ इंडिया में रेनफॉल 8 तारीख से बढ़ना शुरू होगा और 10 तारीख के आसपास महाराष्ट्र स्टेट में भी रेनफॉल में तेजी आएगी और रेनफॉल बढ़ेगा, और ये जो पॉजिटिव फेज आएगा, मतलब रेनफॉल इंक्रीज का फेज आएगा, ये कंटिन्यू करेगा लगभग 13 तारीख तक ओवर साउथ इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। ओके सर, नॉर्थ में क्योंकि वहां पर चिंता ज्यादा है, दिल्ली में भी अब तक मानसून नहीं पहुंचा है, तो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया को लेकर एक तो पहला तो ये कि जो बारिश शुरू होगी, आपने कहा कि 2-3 अगले कुछ दिनों में बारिश वहां पर शुरू होगी, तो बारिश शुरू होने के बाद क्या उसकी रफ्तार ठीक रहेगी और लंबे समय तक अच्छी बारिश होगी, या 2-3 दिन छिटपुट बारिश होकर फिर से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी?
देखिए, अभी जो लॉन्ग स्पेल चल रहा है, इसमें विराम आएगा और फिर एक्टिव फेज ऑफ मानसून शुरू होगा। जैसे 8 तारीख से साउथ इंडिया से और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री से, और 10 तारीख से वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में 10 तारीख से आपका बारिश बढ़ने लगेगा। और जो मानसून अभी तक दिल्ली में कवर नहीं किया है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा ही बाकी है, वो सभी 10 तारीख से फिर शुरू होगा। हमारा उम्मीद है कि 10 तारीख को मानसून दिल्ली में एडवांस होगा और 12 तारीख तक ये कंट्री का जो रिमेनिंग हिस्सा है इसमें कवर कर जाएगा। और ये जो वेट स्पेल होगा, माने जो रेनफॉल स्पेल शुरू होगा, हम सोच रहे हैं कि 10 तारीख से शुरू होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो जारी रहेगा 15 तारीख तक ऐसे ही। और सबसे ज्यादा इंटेंस रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 तारीख और 13 तारीख। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं 12 और 13 तारीख को अच्छी बारिश होगी, तेज बारिश होगी। एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि क्या खरीफ की बुआई चूंकि अब तक 15% कम हुई है कम बारिश की वजह से, तो क्या आगे खरीफ की बुआई पर कुछ और निगेटिव असर आप देख पा रहे हैं, या आपको लगता है कि जो कम बुआई हुई है वो आगे कंपनसेट हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी अच्छी बारिश के बाद? नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बुआई का महीना होता है वो जुलाई होता है, और जुलाई में सिर्फ फर्स्ट वीक गया है और 3 हफ्ते बाकी है। इसीलिए मुझे ये विश्वास है कि जो एक्टिव फेज ऑफ मानसून अभी आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए, ये बुआई के लिए मदद करेगा, और जो डेफिशिएंसी रहा है बुआई का, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और जो दूसरे हिस्से हैं जैसे साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में जहां बुआई कुछ जगह पे हो चुका है, और इसमें अभी भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि पैडी ऐसे एक कल्टीवेशन है जहाँ की बुआई के बाद इसको फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको अच्छे पानी चाहिए खेती में। तो ये सभी स्थिति अभी नहीं है सेंट्रल इंडिया में, और अभी जो सिस्टम आ रहे हैं इस पर जो बारिश हम उम्मीद कर रहे हैं, ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी हेल्पफुल होगा। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो ओवरऑल आपने शुरुआत में पूरे मानसून सीजन का आउटलुक दिया था, अनुमान दिया था अच्छी बारिश का, क्या उसमें कुछ बदलाव करेंगे आप? क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में तो बहुत कम बारिश हुई है, तो उसमें कुछ बदलाव का विचार है अभी फोरकास्ट में? मानसून सीजन 4 महीने का होता है, सो इसलिए जो ये 1-2 महीने में बारिश नहीं हुआ, इसका अर्थ नहीं बनता है कि पूरा सीजन में ऐसी ही स्थिति रहेगा। मानसून का जो ये वेरिएशन होता है, वेरिएशन में कभी वेट स्पेल, फिर ड्राई स्पेल, फिर वेट स्पेल आता है। सो अभी जो वेट स्पेल आता है इसमें जो -5% तक आज हो गया, फिर 8 तारीख तक और कुछ भी माइनस हो सकता है, और इसके बाद फिर ये जो नेगेटिव फिगर है इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और मानसून सीजन एज ए होल जो लार्ज स्केल फीचर्स है लाइक एलिनो और जो ये फीचर्स है, इसको देखते हुए और हमारे जो मल्टी मॉडल एनसीएम फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसको देखते हुए हम जो पूर्वानुमान अपडेट किए हैं जून महीना में, इसके हिसाब से 101% ऑफ एवरेज रेनफॉल होना है। हम इसके साथ अभी खड़े हैं। फिर इसका अपडेट हम जुलाई एंड पे अगस्त फर्स्ट में प्रदान करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में कैसे बारिश रहेगा और पूरा सीजन का बारिश कैसे रहेगा। इसके साथ साथ अगस्त महीने में क्या बारिश होगा और सितंबर में क्या बारिश होगा, इसका भी जानकारी देंगे। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मोहपात्रा जी आपका डिटेल में मानसून के ऊपर बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे मानसून की चाल क्या होगी, मानसून की रफ्तार क्या होगी। तो मानसून भले ही जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की चाल थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन अब आईएमडी के डीजीएम को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई मतलब 15 जुलाई के बाद मानसून की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। चलिए अब बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।
तो अब हम हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ है भाविक पटेल, ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, आप बताएं सर कि आज शाम के लिए गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर है, तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है और इस वक्त 264 रुपए ऊपर है गोल्ड। क्या आपको लगता है कि इस रेट पर, इस भाव पर गोल्ड खरीदना चाहिए? एग्रेसिव ट्रेडर इस भाव पर जा सकते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव है अगर तो 47,800 के आसपास जा सकते हैं। रुपये धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, 72.50 से 74.50 तक आ गया है और यूएस यील्ड भी थोड़े कमजोर हो गए हैं, वो 160 वाले 145 तक आ गए हैं। तो जो फेड की रेट हाइक की जो डर थी वो थोड़ी सबसाइड हुई है। ये देखते हुए मैं 48,400 500 तक का 2-3 दिन में एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। आज फेड की मिनट्स भी है, उसमें भी थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी, बट आज के लिए बाय साइड का प्ले किया जा सकता है। ठीक बात है। चांदी पर आपका व्यू क्या है भाविक जी? चांदी में भी करीब 550 रुपए की तेजी है, 71,400 के ऊपर है दिसंबर का वायदा, और वैसे भी तेजी है करंट कॉन्ट्रैक्ट में भी। क्या किया जाए चांदी में? देखिए मुझे कल काफ़ी गिरावट चांदी में देखने को मिली थी और आज अगर देखें तो एटलीस्ट कल की गिरावट का 50% तो चांदी ने रिकवर कर दिया है और आज मेरा भी बायस पॉजिटिव ही है। आज मुझे लग रहा है कि इंट्राडे गोल्ड और सिल्वर दोनों में एटलीस्ट जब तक फेड की मिनट्स पब्लिश नहीं होगी तब तक एटलीस्ट बुलियंस में तेज़ी रखेगी। तो आज के दिन 70,000 के करीब चांदी आती है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय कर सकते हैं 70,600 70,700 के टारगेट के लिए इंट्राडे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69,600 का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब क्रूड की, और क्रूड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। अब आप देखिए कि आज क्रूड का जो प्राइस है अभी 5,473 के स्तर पर है, 24 रुपए की नरमी है, लेकिन आज क्रूड ने 5594 का हाई लगाया है इंट्राडे में, 5594। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि यहां से करीब करीब 130 रुपए ऊपर था क्रूड और 130 रुपए ऊपर से नीचे आ गया है। बीरेन जी, क्रूड में हो क्या रहा है? इतना ज्यादा वोलेटाइल हो गया है काउंटर, क्या किया जाए इसमें? ओपेक की जो मीटिंग होने वाली थी वो अभी डिफर हुई है और अभी भी इसका ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। शायद मुझे एक 10 साल पुरानी बात आ रही है, गोल्डमैन सैक्स ने उस समय एक स्पेसिफिक लॉन्ग ट्रेड दिया था, CCCP जिसका नाम था, यानी क्रूड, कॉपर, कॉटन और प्लेटिनम। ये चारों मेटल, ये चारों चीजें ये साल भी 80% अप का रिटर्न दे चुकी है। तो मेरे हिसाब से अभी भी शायद वो फिर से वो ट्रेड CCCP बास्केट वाला रिजुनेट हुआ होगा। तो ये देखते हुए मुझे क्रूड में ऐसा लग रहा है अभी कि नाइमेक्स में 80 तक का गुंजाइश है और इंडियन टर्म्स में हम 6,000 तक का गुंजाइश मान के मैं चलता हूं। तो मैं 5450 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। 5350 का 5350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 58-59 तक का हम टारगेट रख सकते हैं और इसका 4-5 दिन का मेरा नजरिया है। ओके, ठीक है। भाविक जी, बेस मेटल में आपका व्यू क्या है आज के लिए? देखिए सारे बेस मेटल्स कल गिरावट के बाद आज अगर देखें तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। खास करके अगर कॉपर, निकल और जिंक तीनों की देखें तो तीनों में अच्छी 1.5% से ज़्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक मुझे निकल थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि कल उसमें गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिले थे, 1390 से 1348, और अभी वो 50% रिट्रेसमेंट मतलब 1365 के ऊपर चल रहा है। तो इंट्राडे 1385 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और 1360 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली कॉल। जी, गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 48,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,620 का। आपकी कॉल बीरेन जी।
मैं जिंक में पोजिशनल कॉल है मेरा 239 पे बाइंग, 236 का स्टॉप लॉस रहेगा, 244 का टारगेट रहेगा। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी क्रूड में मैं बाइंग का रिकमेंड करूंगा जुलाई का यहीं से, और स्टॉप लॉस रहेगा 5350 का और टारगेट रहेगा 5600 का। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।